लास्ट क्लास में बेटे हमने जो अग्निवीर का पेपर है या अदर और पेपर्स हैं जो, उनके लिए हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी स्टार्ट करी थी। पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसके अंदर हमने जो जरूरी आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक जो जरूरी आर्टिकल हैं पेपर्स के लिए, वो आर्टिकल पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में बेटे हम उससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्लास भी मैराथन क्लास रहेगी, इसमें सिर्फ जो इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है सिर्फ वो पढ़े जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई और पेपर भी है, उस पेपर के अंदर भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपकी रिवीजन क्लास है कि आप जल्दी जल्दी से यहां से अपना सिलेबस क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बेटे कहां तक कि आर्टिकल नंबर, क्या नंबर, आर्टिकल नंबर 1 से लेके हमने पढ़ लिया 51 तक। आर्टिकल नंबर 1 से लेके हमने कहां तक पढ़ लिया था, 51 तक पढ़ लिया था। अब बेटे आर्टिकल नंबर 51 का ए पार्ट, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 51 का ए पार्ट, जो 51 का ए पार्ट है इसे बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। क्या से कर्तव्य बेटे, मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने कहां से अडॉप्ट करे हैं, रशिया से अडॉप्ट करे हैं या फिर यूएसएसआर से क्या करे हैं बेटे, अडॉप्ट करे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर, कौन सी कमेटी के कहने पर बेटे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करी गई, एड ऑन करी गई। तो यहां पे हमने क्या देखा, पहले हमने आर्टिकल 51 तक पढ़ लिया। आज हम देख रहे हैं 51A, जिसमें क्या बोला था, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए, रशिया से लिए। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसके रिकमेंडेशन के ऊपर जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या करेंगे बेटे, जोड़े गए। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संवैधानिक संशोधन है, जब हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करेंगे तब आपको क्या कर दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। तो हमने आज कौन सा आर्टिकल देखा, आज देखा आर्टिकल नंबर 51 है, मौलिक कर्तव्य। अब बेटे आर्टिकल नंबर 52, अब पढ़ेंगे आज हम राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक बेटे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 52 से लेकर 61 ये आएगा पार्ट 5 के अंदर। कौन से पार्ट में आएगा बेटे, पार्ट 5 में। अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति से जरूरी क्वेश्चन बनते हैं बेटे, राष्ट्रपति से जो भी जरूरी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल नंबर कौन सा बेटे, आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर कौन सा, 52 में क्या लिखा गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का क्या कहलाएगा, मुखिया कहलाएगा। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार बनाया जाता है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल नंबर 52 के अकॉर्डिंग। भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने बेटे उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर की बेटे, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहां पे हमने क्या देखा, आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग भारत में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। भारत में जो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे ज्यादा समय तक भारत में जो राष्ट्रपति रहे वो भी कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी। वर्तमान में हमारे भारत में जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। और अगर आपको पता हो बेटे ये पहली आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है, मतलब ये बिलोंग करती है कि ट्राइब से। और बेटे अगर आपको पता चलना चाहिए पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें आएगा KR नारायण। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, KR नारायण। और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल कौन सा बेटे, 53। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका है, कि जो भारत है उस पूरे भारत का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, संघ की जो कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा बेटे, राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा तीनों आर्टिकल 53 में ही लिखा गया है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होगा।
हमने क्या देखा, आर्टिकल 52 से लेके 61 में हम किसके बारे पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा बेटे, राष्ट्रपति होगा। अग्निवीर के पेपर के लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके बाद एक आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर कौन सा, 54। सिर्फ बेटा मेन आर्टिकल पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने आपके पेपर में। जो जरूरी आर्टिकल हैं बस, जो हमने देखा कि बहुत बार पेपर में आए हैं वो पढ़ेंगे। अब आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है कि लोक सभा के मेंबर, किसके मेंबर, लोक सभा के मेंबर, राज्य सभा के मेंबर और विधान सभा के मेंबर, इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा, पौंडीचेरी की विधान सभा, किसकी बेटे, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा भी किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो आर्टिकल 54 में आप लोग किसके बारे पढ़ोगे, निर्वाचन के बारे पढ़ोगे। किसके बारे पढ़ोगे, निर्वाचन की, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और किसके मेंबर बेटे, विधानसभा के मेंबर। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। अब लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर है 552, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर है 250। बेटे याद रखना 543 प्लस 2 545। तो बेटे वर्तमान में राज्यसभा में 545 सीटों पे इलेक्शन होता है। कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है, 545। 545 डिवाइड हैं दो भागों के अंदर, 233 और 12 के अंदर। किसके अंदर, 233 और 12। जो ये 12 हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन 12 को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बेटे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552 सीटें हैं। 552 में से 543 सीटों पे क्या करा जाता है, इलेक्शन कराया जाता है। बेटे ये दो अब एंग्लो इंडियन जो थे, एंग्लो इंडियन, ये बनने क्या हो गए, बंद हो गए। तो 543 मेंबर ये और 233 मेंबर ये, और सभी स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर असेंबली है, जो विधानसभा है, और दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जो ये 12 बंदे जिनको राष्ट्रपति ने अपॉइंट करा है, क्या ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सिर्फ ऐसे व्यक्ति जिनको जनता के द्वारा चुना गया है, या जनता के द्वारा चुना गया है, या जनता ने जिनको चुना है उन्होंने आगे किसी को चुना है, वही लोग सिर्फ किसके इलेक्शन में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेंगे बेटे, भाग लेंगे। अब इसके बाद अब एक चीज और, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक होना चाहिए बेटे, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए 35 साल। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए 35 साल। लाभ के पद पर ना हो, मतलब बेटे सरकारी नौकरी में ना हो कोई व्यक्ति, सरकारी नौकरी में ना हो। पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। क्या ना हो बेटे, पागल और दिवालिया ना हो। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। इसके अलावा एक जरूरी कंडीशन है, बस आप लोगों ने याद रखनी है, 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 क्या चाहिए बेटे, प्रस्तावक चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, 50 अनुमोदक और 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक चाहिए, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। इसके बाद अब जो राष्ट्रपति है बेटे, जो कौन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो शपथ है या फिर जो राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र है, थोड़ा इसके बारे देखते हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है बेटे,
राष्ट्रपति को अपॉइंट करने के लिए लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा गिल्ला कर दिया हल्का सा। अब ना दूसरी बात कि भाई जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का क्या है बेटे, कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल। राष्ट्रपति कितने साल के लिए अपॉइंट करा जाएगा, 5 साल के लिए अपॉइंट करा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल हो गए, 5 साल। इसके बाद बेटे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे क्या है बेटे राष्ट्रपति, इनको जो शपथ है, जो क्या है शपथ, वो दिलवाएंगे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। अगर राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र देना है, राष्ट्रपति ने अपना क्या देना है बेटे, त्याग पत्र देना है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, भारत के उप राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना बेटे, 5 साल है। अब आया क्या राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसे बोला जाता है महाभियोग। इसे क्या बोला जाता है, महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट। क्या बोला जाएगा बेटे, इम्पीचमेंट। तो याद रखो महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति को हटाना क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है, 1/4 मेंबर, कितने बेटे, 1/4 मेंबर किसी भी हाउस के प्रपोजल लेके आएंगे महाभियोग का। अगर 1/4 मेंबर्स ने बोल दिया कि राष्ट्रपति को हटाना है, तो वहां से राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 1/4 मेंबर के बाद राष्ट्रपति को दिया 14 दिन का टाइम। कितने दिन का टाइम दे दिया, 14 दिन के। 14 दिन के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। अगर 14 दिन में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया फिर क्या कर दी जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। बिल जाएगा बेटे लोकसभा में, फिर बिल जाएगा राज्यसभा में। अगर बिल लोकसभा में गया तो 2/3 मेंबर क्या करने चाहिए, उससे एग्री करनी चाहिए। फिर बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने लोग एग्री करने चाहिए, 2/3। पहले 1/4 मेंबर, फिर कितने दिन का समय, 14 दिन का। फिर लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, फिर राज्यसभा में कितनी मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। अगर इन सब प्रोसीजर से पास हुआ तो इसके बाद राष्ट्रपति को क्या करा जाएगा, हटाया, राष्ट्रपति को क्या करा जाएगा बेटे, हटाया जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या नहीं किया गया बेटे, हटाया नहीं गया। सबसे पहले कार्यकाल कितने साल, 5 साल। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। क्या राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, यस, महाभियोग के द्वारा। ये कहां से अडॉप्ट करा, अमेरिका से। 1/4 मेंबर पहले प्रपोजल लेके आए, 14 दिन का टाइम दिया, लोकसभा 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी, और बाद में राष्ट्रपति को क्या कर दिया, हटा दिया राष्ट्रपति। और इसे बोला जाता है महाभियोग की प्रक्रिया क्या हुई बेटे, सफल हुई। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले कि जो भारत में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होना चाहिए। बेटे अगर आपसे कोई ये पूछे राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए हमने प्रेरणा कहां से ली है, कि हमारे लोगों के दिमाग में ये कहां से आया कि राष्ट्रपति होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा हमें कहां से मिलती है, यूनाइटेड किंगडम से मिलती है, यूके से मिलती है। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग अडॉप्ट करेंगे कहां से बेटे, अमेरिका से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। अगर राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को। अपना राष्ट्रपति की कुछ पावर्स हैं, शक्तियां। राष्ट्रपति कुछ क्या है बेटे, शक्तियां। ये शक्तियां हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये बेटे सबसे जरूरी हैं, आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। आर्टिकल 123, आर्टिकल 143 और आर्टिकल नंबर 72। अगर आपको ये याद होगी तो राष्ट्रपति की मैक्सिमम पावर्स आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। सबसे पहली बात, आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी बेटे, नेशनल इमरजेंसी।
आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इसे बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। इसे क्या बोला जाता है बेटे? राष्ट्रपति शासन। और इसे बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी भारत में एट द टाइम ऑफ वॉर लगती है। एट द टाइम ऑफ क्या लगती है बेटे? वॉर। अगर क्या हो जाए? युद्ध छिड़ जाए। अगर क्या छिड़ जाए बेटे? युद्ध छिड़ जाए, उस समय भारत में नेशनल इमरजेंसी क्या कर दी जाएगी? घोषित कर दी जाएगी। और आज तक भारत में 3 बार क्या लगी है बेटे? नेशनल इमरजेंसी क्या है? लगी है। 1977 से पहले, किससे पहले? 1977 से पहले अगर युद्ध भी ना हो, अगर युद्ध भी ना हो तब भी देश में क्या लगाई जा सकती थी? इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, नेशनल इमरजेंसी। बट 1977 के अंदर यह बात बोल दी गई कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एट द टाइम ऑफ क्या लगेगी? वॉर लगेगी। अब बेटे प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट नहीं है बेटे? स्टेट गवर्नमेंट नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी सही नहीं है, किसी राज्य में कोई राज्य सरकार नहीं है और किसी राज्य में अगर कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है, तो पहला पॉइंट देखो, किसी राज्य में कोई सरकार नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर लगा देंगे आर्टिकल नंबर 356। जैसे वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 लगा हुआ है। अब बेटे आर्टिकल 356 का मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे किसका रूल हो जाएगा? राष्ट्रपति का रूल हो जाएगा। अगर किसी स्टेट में सरकार भी है बेटे, सारा कुछ भी है, बट फिर भी वहां पे परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या है? कि देश के अंदर किसकी कमी आ जाए बेटे? पैसे की कमी आ जाए। ऐसे टाइम के अंदर कौन सी इमरजेंसी लगेगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। पर आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो पेपर में तीनों की 3 इमरजेंसियां पूछी जाती है, 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी एट द टाइम ऑफ वॉर 1965, 1971, 1975, 1965, 1971, 1975, 3 बार क्या लगी? नेशनल इमरजेंसी लगी। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल, अगर कोई सरकार नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 172 बेटे इसे बोला जाता है अध्यादेश। क्या बोला जाता है? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का मीन क्या होता है? आपको पता होगा भारत में जो कानून है वो संसद बनाती है। भारत में कानून कौन बनाती है बेटे? संसद, मतलब लोकसभा, मतलब राज्यसभा, मतलब राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। अगर आपको पता हो लोकसभा की भी बैठक होती है, राज्यसभा की भी बैठक है, और बेटे 1 साल में 2 बैठकें हैं, इसकी भी 1 साल में कम से कम 2 बैठकें हैं, राष्ट्रपति के तो साइन होंगे। क्या बोला? 1 साल में 2 बैठक मतलब 6 महीने में 1 बैठक, 6 महीने में 1 बैठक, 1 साल में 2 बैठक। अब सपोज करो जब बैठक हुई उस समय, या फिर इसको ऐसे समझो, कोई इमरजेंसी में लॉ बनाना पड़ गया। कोई इमरजेंसी में क्या बनाना पड़ गया बेटे? कानून। बट कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट पे। अब पार्लियामेंट की बैठक नहीं चल रही, पार्लियामेंट की क्या नहीं चल रही बेटे? बैठक नहीं चल रही। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि जो राष्ट्रपति है वो क्या जारी कर देंगे? ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। मतलब ऑर्डिनेंस जारी करके राष्ट्रपति क्या बना देंगे? लॉ बना देंगे बेटे। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर है बेटे? लॉ बनाने की क्या है? पावर है। और वो कैसे बनाएंगे? ऑर्डिनेंस के द्वारा। और ये कितने महीने के लिए वैलिड होगा? 6 महीने के लिए। ये है आर्टिकल 143। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई लीगल एडवाइस लेनी है, अगर भारत के राष्ट्रपति को क्या लेनी है बेटे? कोई लीगल एडवाइस लेनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या ले सकते हैं? लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लीगल एडवाइस किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लीगल एडवाइस लेंगे। अब बेटे आर्टिकल 72 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पास पावर है किसी की क्या माफ करने की बेटे? सजा माफ करने की। क्या माफ करने की? सजा। यहां पे सजा आप फांसी की सजा भी बोल सकते हो, कठोर सजा को सिंपल सजा में बदल सकते हो, और यहां पे राष्ट्रपति किसी की सजा पूर्णतः भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति किसी की कैसी सजा भी माफ कर सकते हैं बेटे? फांसी की सजा भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 111 वीटो पावर।
वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है बेटे? अगर प्रेसिडेंट के पास, मैंने क्या बोला यहाँ पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया, राष्ट्रपति का साइन आए। अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 111 यूज कर ले, पॉकेट वीटो लगा दे, तो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि जो बिल आया राष्ट्रपति ने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया और राष्ट्रपति से कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति ने आर्टिकल नंबर 111 का प्रयोग क्यों करा। एक बार दोबारा देख लो। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, देश में युद्ध के समय में नेशनल इमरजेंसी लगेगी। भारत में आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति का शासन, मतलब अगर राज्य सरकार नहीं है तो वहां पे राष्ट्रपति की जिम्मेवारी बनती है उसे चलाना। 360 पैसे की कमी है, वित्तीय इमरजेंसी। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति क्या जारी करेगा? अध्यादेश जारी कर देगा, मतलब एक लॉ पास कर देगा, वो 6 महीने के लिए क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को लीगल एडवाइस लेनी है तो राष्ट्रपति लीगल एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति किसी की क्या माफ कर देगा? सजा माफ कर देगा। सजा फांसी की भी हो सकती है। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, राष्ट्रपति के पास कोई क्या आया बेटे? बिल आया, और राष्ट्रपति ने अगर उस पर आर्टिकल 111 यूज कर दिया तो राष्ट्रपति से कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने 111 यूज क्यों करा। 111 का मतलब क्या है? राष्ट्रपति उस बिल को अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, मतलब वो बिल के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी डिस्कशन नहीं करा जाएगा, मतलब वो बिल पास नहीं होगा। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? 352, 356, 360, 123, 143, 72 और 111। अब 1-2 आर्टिकल और हैं बेटे जो राष्ट्रपति से बहुत जरूरी हैं। एक आता है आर्टिकल नंबर 108। कौन सा आएगा बेटे? आर्टिकल नंबर 108। एक आएगा आर्टिकल नंबर 112। एक आर्टिकल 108, एक आर्टिकल 112, एक आर्टिकल नंबर 74, एक आर्टिकल नंबर 75, एक आर्टिकल नंबर 76। बस यही मैं आपके इन्हीं आर्टिकल्स में मैं सारी पॉलिटिकल साइंस आपकी कंप्लीट कर दूंगा जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। यहाँ पे आर्टिकल 108 का मतलब क्या है? इसे बोला जाता है ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। कैसा सेशन बेटे? ज्वाइंट सेशन, मतलब संयुक्त अधिवेशन। मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो कौन है? संसद है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब बेटे लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब कोई बिल आया लोकसभा में उस बिल पे डिस्प्यूट हो गया या लोकसभा से वो बिल पास हो गया, बिल चला गया राज्यसभा में, राज्यसभा वाले उससे एग्री नहीं कर रहे। राज्यसभा वाले क्या नहीं कर रहे बेटे? एग्री नहीं कर रहे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, दोनों हाउसेस में डिस्प्यूट हो गया, देश का मुखिया राष्ट्रपति है तो उसको मुखिया होने के नाते इस डिस्प्यूट को क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट आउट करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 का यूज करेंगे और क्या करेंगे? दोनों को क्या बिठा देंगे? एक साथ बिठा देंगे। घर में भी जब लड़ाई होती है ना तो दोनों को क्या कर दिया जाता है बेटे? एक साथ बिठा दिया जाता है और बैठ के अपना क्या करो? सॉर्ट आउट करो। ऐसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा को क्या कर दिया जाएगा? एक साथ बिठा दिया जाएगा और इसे क्या बोला जाता है? ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन को हमेशा कौन बुलाएंगे? कौन बुलाएंगे बेटे? कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगर और थोड़ा सा मुश्किल आपके कर्म हो, एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उसे लीड कौन करेंगे? उसे लीड करते हैं लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 112 के अंदर भारत के राष्ट्रपति बजट के लिए बोलते हैं। आर्टिकल 112 में भारत के राष्ट्रपति किसके लिए बोलेंगे? बजट। बजट का मतलब क्या है? पूरे साल का खर्चा। और बेटे आर्टिकल नंबर 74 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे? मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल नंबर 74 में किसकी नियुक्ति करेंगे? मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। आपने सुना होगा कि भारत में बहुत तरह के मंत्री हैं जिसे आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर बेटे? कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, कौन से मंत्री? राज्य मंत्री और उप मंत्री बोलते हैं। तो बेटे ये आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार कौन अपॉइंट करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और इसी में बोला गया है इन मंत्रियों का प्रधान ही कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इन मंत्रियों का प्रधान कौन होगा बेटे? प्रधानमंत्री। और आर्टिकल नंबर 75 में भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में। और प्रधानमंत्री मंत्रियों का प्रधान होगा वो कौन से आर्टिकल में? 74 में। आर्टिकल 108 में अगर प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करेंगे, ज्वाइंट सेशन। आर्टिकल 112 बजट, आर्टिकल 74 मंत्रियों की नियुक्ति, और इन्हीं मंत्रियों का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76। बस मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सारे के सारे लाइन वाइज जो जो जरूरी आर्टिकल है वो बता दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल कौन सा बेटे? 76। जो आर्टिकल 76 है इसमें आएगा भारत का महान्यायवादी। इसमें क्या आएगा बेटे? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुनो बेटे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, भारत सरकार को एक वकील प्रोवाइड कराया जाता है। जो कौन सी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसे क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? एक वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील, मतलब मोदी साहब का वकील, उसे क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। और बेटे अटॉर्नी जनरल को ही भारत में क्या बोला जाता है? विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर। अब बेटे मैंने क्या बोला? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हो गए। अटॉर्नी जनरल को क्या बोला जाता है? भारत सरकार का वकील। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कहीं भी कोई भी लीगल केस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जो बंदा केस लड़ने के लिए जाएगा उसे क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल क्या जाता है बेटे? बोला जाता है। जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल, इतना बड़ा देश है, अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। कौन से जनरल? सॉलिसिटर जनरल। और बेटा सॉलिसिटर की हेल्प के लिए भी होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मैंने क्या बोला? भारत सरकार का जो वकील है वो अटॉर्नी जनरल है, और इसकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर की हेल्प के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब सबसे जरूरी बात जो एक और आती है कि जो अटॉर्नी जनरल है, जो कौन है बेटे? अटॉर्नी जनरल है, इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे भारत के राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो अटॉर्नी जनरल है बेटे, इनके लिए ना ही कोई मिनिमम एज, ना ही कैसी एज, मैक्सिमम एज, कि हम ये नहीं कह सकते कि 10 साल, 20 साल, 30 साल का बंदा बनेगा, या 5 साल का, या 60 साल का, 65 साल का। ऐसी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एज नहीं है। किसकी इच्छा अनुसार काम करेंगे? इच्छा अनुसार काम करेंगे किसकी बेटे? राष्ट्रपति की। जैसे ये हो गया भारत सरकार का वकील, इसे अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। आर्टिकल 165 में, आर्टिकल नंबर 165 में राज्य सरकार का वकील आएगा। राज्य सरकार का वकील जिसे क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं बलदेव राज महाजन। अब हमने क्या देखा? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करा जाता है। अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट करेंगे वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। के अटॉर्नी जनरल को हटाया जा सकता है? तो बेटे याद रखो, अटॉर्नी जनरल को हटाने की पावर भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये हुआ भारत सरकार का वकील, और राज्य सरकार के वकील को क्या बोला जाता है? एडवोकेट जनरल। अब हमने एक आर्टिकल 352 पढ़ा, 356 पढ़ा, 360 पढ़ा, 123 पढ़ा, 143 पढ़ा, 123 पढ़ा, 143 पढ़ा, 111 पढ़ लिया, 108 पढ़ लिया, 112 पढ़ लिया। तो ये मेन आर्टिकल है बेटे। आप अपना पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये सारे के सारे आर्टिकल क्या होने चाहिए? बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके पेपर में। इनसे कोई भी पेपर हो, चाहे किसी भी सरकार के लिए कोई भी स्टेट लेवल का पेपर हो, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि इन आर्टिकल से आपको क्या देखने को मिलेंगे? हमेशा क्वेश्चन देखने को क्या है बेटे? मिलते हैं। अब इसके बाद अब है आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81। अति महत्वपूर्ण
आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पेपर है इन आर्टिकल के बिना वो पूरा नहीं होता। इसे याद करते हैं सरला से। संसद, राज्य सभा और लोक सभा। 79, 80 और 81। आर्टिकल 79 के अंदर आप लोग किसके बारे देखोगे? संसद के बारे देखोगे। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 के अंदर लोकसभा। तो आर्टिकल नंबर 79 के अकॉर्डिंग भारत में संसद बनाई जाती है। आर्टिकल नंबर 80 के अकॉर्डिंग भारत में राज्यसभा बनाई जाएगी और आर्टिकल नंबर 81 के अकॉर्डिंग भारत में क्या बनाई जाएगी? लोकसभा। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल नंबर 80, राज्यसभा। सबसे पहली बात, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सिंपल भाषा में उच्च सदन। कैसा सदन बेटे? उच्च सदन, बुजुर्गों का सदन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम एज्ड आदमी मिलते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? बुजुर्गों का सदन। और इसके अलावा जो राज्यसभा है, जो क्या है बेटे? राज्यसभा, इसका जो कार्यकाल है, मेन बातें सारी देखेंगे। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल है? 6 साल है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल है? 6 साल है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी एज बेटे? मिनिमम एज कितने साल है? 30 साल। मिनिमम एज कितने साल है? 30 साल है। और कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। पागल और दिवालिया ना हो, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट ना हो, उसे भारत में क्या बनाया जाएगा? राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा। अब इसके बाद जो राज्यसभा है, इसे क्या बोला गया कि राज्यसभा को आप लोग कभी भंग नहीं कर सकते। भंग नहीं कर सकते। तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है बेटे? परमानेंट सेशन, स्थायी सदन। कैसा सदन बेटे? स्थायी सदन। आपको क्या बताया? आर्टिकल नंबर 79, 80, 81। आर्टिकल 79 में आप लोग संसद के बारे देखोगे, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 के अंदर लोकसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का मतलब क्या है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उच्च सदन, स्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल, मिनिमम एज 30 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट ना हो। और राज्यसभा को क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से राज्यसभा कैसी है बेटे? परमानेंट है। इसी वजह से राज्यसभा कैसी है? परमानेंट है। भारत में अगर कोई ऐसे भी पूछता है कि वर्तमान के अंदर कौन सी राज्यसभा चल रही है, अगर जो चीज कभी भंग ही नहीं हो सकती, जो चीज कभी क्या ही नहीं हो सकती बेटे? भंग ही नहीं हो सकती, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो तो जो पहले ही थी वही राज्यसभा चल रही है। तो भारत में वर्तमान के अंदर ऐसे बताया जाता है कि पहली ही राज्यसभा क्या है? चल रही है। क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। अब बेटे राज्यसभा के मेंबर्स, किसके मेंबर बेटा? राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा में है 250 मेंबर। राज्यसभा में कितने मेंबर है? 250 मेंबर। 250 में से 245 पर क्या कराए जाते हैं? इलेक्शन कराए जाते हैं। 5 अभी क्या रखे हुए हैं? वेकेंट रखी हुई हैं पोस्टें। अब जो 545 है, 545 डिवाइड है 533 और 12 के अंदर। 533 आएंगे स्टेट्स से और 12 को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सुनो, 245 कैसे आ रहे हैं? 233 और बाकी कितने बेटे? 12 कहां से आ रहे हैं? स्टेट से। जिसे कौन 12 को अपॉइंट कौन करना है? भारत के राष्ट्रपति। आयरलैंड से अडॉप्ट करा हुआ प्रोसीजर है। आयरलैंड में भी 12 ऐसे जो मेंबर्स हैं इन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अब 233 मेंबर है बेटे। 233 मेंबर कहां से आ रहे हैं? स्टेट्स से। 233 मेंबर्स कहां से आ रहे हैं? स्टेट मतलब राज्य। स्टेट्स का मतलब क्या है? राज्यों का मतलब क्या है बेटे? कि जो राज्य की विधानसभा है, याद रखना कि राज्य की, या फिर ऐसे बोलें कि राज्य सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट वे से
होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे से होता है। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है, इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करती? जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जनता के द्वारा चुने गए लोग क्या करेंगे बेटा? पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जो राज्यों की क्या है, राज्यों की विधानसभा है, राज्यों की जो क्या है बेटे? विधानसभा। इस विधानसभा के मेंबर, इस विधानसभा के क्या बेटे? मेंबर किसको अपॉइंट करेंगे? राज्यसभा के मेंबर्स को। तो हमने क्या देखा कि जो राज्यसभा है आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग इसे क्या करा जाता है? अपॉइंट करा जा सकता है। और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 250। 250 में से 245 पे इलेक्शन है, 5 वीकेंड है। 245 कहां से आते हैं? स्टेट। और कहां से बेटे? और 12 को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ये 233 स्टेट से आ रहे हैं, तो याद रखना इनके लिए हमेशा इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है? जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो राज्यों की विधानसभा ही किसको चुनकर भेजती है? राज्यसभा के मेंबर्स को क्या करके भेजती है? चुन के भेजती है। अब एक चीज और, राज्यसभा याद रखना बेटे, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का सभापति हमेशा कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए सैलरी नहीं दी जाती, क्योंकि बेटा भारत में जो राष्ट्रपति का बैकएंड है उपराष्ट्रपति को सिर्फ बैकएंड के पैसे दिए जाते हैं। तो देखा गया कि इनसे भी कोई ना कोई काम क्या किया जाए? करवाया जाए। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें काम क्या दिया गया कि आप ऑलवेज किसे देखोगे? राज्यसभा को देखोगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की सैलरी नहीं मिलती, राज्यसभा का सभापति होने के लिए क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 81 के अंदर यह बात क्या करी गई है? बोली जाती है। आर्टिकल कौन सा बेटे? आर्टिकल नंबर 64 और आर्टिकल नंबर 81 के अंदर आप लोग क्या देखोगे? जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सभापति है वो हमेशा कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 और आर्टिकल नंबर 81। अब हमने राज्यसभा देखा, राज्यसभा से जरूरी क्वेश्चन है अग्निवीर के लिए ये है। अब बेटे हम इसके बाद आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा के बारे में। अब आएगा आर्टिकल नंबर 81, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा। लोकसभा को बोला जाता है जनता का सदन, इसके अलावा प्रिय सदन, इसके अलावा निमन सदन। निमन सदन मतलब लोअर हाउस और जनता का फेवरेट हाउस। अब जो लोकसभा है, जो क्या है बेटे? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा को क्या भी किया जा सकता है? भंग भी किया जा सकता है। मतलब लोकसभा कैसा हाउस नहीं है? परमानेंट हाउस नहीं है। ये कैसा है? अस्थाई है। कैसा सदन है बेटे? अस्थाई सदन है। अब हमने क्या देखा कि जो लोकसभा है आर्टिकल 81 में जनता का सदन, जनता का प्रिय सदन, निमन सदन और अस्थायी सदन, कार्यकाल 5 साल, और इसे क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। और भंग कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अब इसके अलावा जो लोकसभा जब बनी 1952 के अंदर, उस समय इसमें 500 सीटें थी। कितनी सीटें थी बेटे? 500 सीटें। जब लोकसभा बनी कितनी सीटें थी? 500। बाद में 1956 में किसके अंदर बेटे? 1956 में इसमें कर देगी 525 सीटें। कितनी कर देगी? 525 सीटें। और वर्तमान के अंदर किसके अंदर बेटे? वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 552 क्या है? सीटें। ये 2-3 आपको पता होनी चाहिए। पहले कितनी सीटें थी? 500 थी, फिर 525 हुई बेटे, फिर 545 हुई, फिर 552 हुई, 545 1984 के अंदर होगी, जब गोवा, दमन दीप और पांडिचेरी को क्या दी गई थी? लोकसभा की सीटें दी गई थी। तो याद रखने की यही है, 500 हुई, 525 हुई और 552 लोकसभा की क्या हुई बेटे? सीटें हुई। अब ना 552 सीटें हैं और 552 सीटों पर ही भारत में क्या कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे। पर
अब 552 में से कुछ लिमिटेड सीटों पे ही सरकार क्या कराती है, चुनाव कराती है। मतलब सीट्स मैंने बताई कितनी है, 552। तो याद रखो 550 और दो होते थे एंग्लो इंडियन। दो कौन होते थे बेटे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जिसके माता या पिता में से एक भारतीय हो, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन बोला जाता था। ऐसे लोगों को डायरेक्ट अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर 103वां संविधान संशोधन करके इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब भारत में अब एंग्लो इंडियन अपॉइंट नहीं करे जाते। अब सीटें हैं, सीटें तो 552 ही है, पर ये दो बनने क्या हो गए, बंद हो गए। चुनाव होते हैं 545 पे। 545 कैसे डिवाइड करी हुई थी बेटे, 543 और 2, ये 2 है एंग्लो इंडियन। अब तो ये बनते नहीं। इन 543 सीटों पे क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। कैसे इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जनता क्या करेगी, वोट डालेगी। कौन वोट डालेगी बेटे, जनता। और लोकसभा के इलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, आम चुनाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आम चुनाव। और भारत में पहली बार 1951 से लेकर 1952 में क्या कराए गए, आम चुनाव करवाए गए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किससे बेटे, लोकसभा से, राज्यसभा से। और हमने और जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल बनते हैं वो इसके अंदर पढ़े हैं। बाकी जो रह चुके हैं वो अगली क्लास के अंदर आपको क्या कर दिए जाएंगे, एक क्लास और लगेगी, उस क्लास में हम इन सबको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।